10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 की गणित का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। राजस्थान में आपकी जो 27 मार्च 2024 को पेपर है, इसके अलावा बाकी जो स्टेट है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, आपके जो फरवरी में जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके जो अच्छे नंबर है जो गणित में आ सकेंगे। और पेपर आप जो ये PDF वगैरह है वो ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही ऐप के ऊपर आप जो टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके जो 15-20 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप जो टेस्ट में जो प्राप्त करेंगे तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप सवाल की जो फोटो खींचकर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। उसका समाधान आपको जो वीडियो के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो आइए क्लास 10th का जो एक मैथ्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं 2024 के लिए। पहला जो सेक्शन है खंड अ, इसमें आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूपी बोर्ड में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमपी बोर्ड में आपके यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अबशब्द वाले पूछे जाएंगे। इसके अलावा बिहार बोर्ड में आपके जो 50 क्वेश्चन करने होते हैं वो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं। तो सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपका जो पहली प्रश्नावली है जो संख्या पद्धति वाली जो वास्तविक संख्या वाला उसका प्रश्न है। पहली प्रश्नावली है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 196 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उसको घात के रूप में लिखना है। जो भी आंसर है उनकी घातों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 196 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 196 का अभाज्य गुणनखंड। तो लाइन खींच के हम लिखेंगे यहाँ पे 1, 9, 6, 196। इसमें भाग देंगे सबसे पहले 2 का भाग देखो 1 में नहीं जाएगा तो 19 में देंगे। तो 2 9 में 18 होते हैं, 1 बचेगा 16 हो जाएगा। फिर 16 में 2 का भाग 8 बार जाएगा, 2 8 ही 16 होता है। तो वापस 2 का भाग जाएगा, 9 में जाएगा 4 बार, बचेंगे 18 में जाएगा 9 बार। 49 हो गए। 49 में देखो 2 का भाग नहीं जाता है, इसमें 3 का भाग भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाएगा, तो फिर हम 7 का देंगे। 49 में 7 का भाग 7 बार जाएगा, फिर 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। तो हमारे जो आंसर आए ये 2, 2, 7, 7, इसको घात के रूप में लिखना। तो 2 कितनी बार है, 2 आपके 2 बार है, और ये 7 कितनी बार है, 7 आपके 2 बार है। तो फिर हमें ज्ञात करना है घातों का योग। घातों का जब भी योग पूछे तो इसकी जो ऊपर घात लगा रखी है इसकी जोड़ करनी है। तो एक तो 2 ये है और एक 2 ये है। तो घातों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 2, इसका आंसर आ जाएगा आपके 4। तो पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन स में दे रखा है 4। तो इसका करेक्ट आंसर आप इसमें 4 करेंगे, तो स वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको किसी भी संख्या में आपके परीक्षा में ऐसे घातों का योग पूछे तो उसका प्राइम फैक्टर करना है, फिर उनकी घातों का रूप में लिखना है और उनका जोड़ कर लेना है। तो ये था आपके पहला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल बराबर हो, मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो ये मूल बराबर है, इसके मूल जो है रूट है वो इक्वल है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब विविक्तिकर जो होता है उसका मान 0 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले विविक्तिकर लिखेंगे। विविक्तिकर या फिर इसको हम विवेचक भी कहते हैं, विविक्तिकर या विवेचक, जिसको हम लिखते हैं d = b² - 4ac। अगर इसका मान 0 के बराबर आता है तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सवाल में जो दे रखा है मूल बराबर, तो इसके विविक्तिकर का मान भी 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ पर हम पहले a, b और c का मान निकाल लेते हैं। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसमें हम a, b, c का मान निकालते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ये मानक रूप होता है, परीक्षा में पूछा जाता है ax² + bx + c = 0। a का मान कितना है, तो a का मान है इसमें 1, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें यहाँ पे 1 है आगे गुणा में, तो 1 है। b की जगह पे कितना आएगा, b की जगह पे आएगा -k, और c की जगह पे कितना आएगा +k 4। अब ये a, b और c का जो मान आया उसको हम हमारा जो समीकरण है ये विविक्तिकर वाला इसमें रखेंगे। तो ये b की जगह पे कितना लिखेंगे, -k लिखेंगे। तो -k² बराबर माइनस ये 4 इंटू a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 4 और बराबर में 0।
फिर हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर करेंगे तो माइनस के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर बनेगा, माइनस 4 एकम 4, और ये जो मान है वो भी हमारा गुणा में आ जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 16 बराबर 0, यानी कि के स्क्वायर बराबर प्लस के 16, तो के बराबर √16। जब हम अंडर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस आंसर आता है, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 आता है, तो प्लस माइनस लगाना है, 4 इसके आंसर आएंगे, क्योंकि 16 जो 4 के वर्ग है। तो इसका जो उत्तर है वो आपके ऑप्शन डी में दे रखा है। पहला तो आपके प्लस माइनस 1 है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो अपना जो आंसर है वो आपके डी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्लस माइनस 4 होगा। तो जब ये मूल बराबर है तो ये वाला सवाल 100% पूछा जाता है। आपकी जो 4 पॉइंट जो प्रश्नावली है, चौथी प्रश्नावली, इसका जो चौथी प्रश्नावली में जो दे रखा है मूलों की प्रकृति वाला, उसमें दूसरा सवाल ऐसा है जिसमें के का मान ज्ञात करें, तो उन दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि जो ये इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन बने तो उनको हम अच्छी प्रकार से हल कर सकें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको मूलों की प्रकृति के माध्यम से के का मान ज्ञात करना है। तो इसके मूल बराबर है, तो के का मान कितना है, प्लस माइनस 4 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इस बिंदु की 3,4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु 3,4 है, इसकी y अक्ष से दूरी पूछिए। जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान प्लस का लिख लेना है, तो इसमें प्लस के 3 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी ये प्लस के 3 ही है, तो इसका आंसर कितना होगा, प्लस के 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स में दे रखा है। तो स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ये y अक्ष से दूरी है। अगर ये पूछता कि x अक्ष से कितनी दूरी है, फिर हम x का मान y का मान लिख लेते हैं। x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से जो दूरी है वो हमारा जो y का मान है वो आ जाएगा, y का मान प्लस का 4 आए, तो ये इसके 4 का इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक। तो अगर आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो आप कमेंट करके ये उत्तर बताना है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न सोल्व करते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न ये कि इसमें आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ये 4 है। इसमें पूछा गया है कि 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो इसमें आपको ऑप्शन से इसको हल करना है कि x और y का ऐसा क्या मान लिखें जिनको गुणा करके जोड़ने पर 11 आ जाए। फिर हम इसमें इसको एक एक से हल करके लिखेंगे। तो हम पहले ये वाला फर्स्ट वाला लेते हैं, 1 और 4। तो 3 × x का मान 1 प्लस y का मान कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8, और 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11। तो ये अपने 11 चाहिए इसमें, तो इसका मतलब ये पहला ही उत्तर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन अ इसका जो करेक्ट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी से अपना आंसर आ रहा है, तो बस यही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको ये द्विघात समीकरण दे रखा है, और इस द्विघात समीकरण का आपको विविक्ति कर ज्ञात करना है। विविक्ति कर जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विवेचक कहते हैं, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए आपके पास में ABC का मान पता होना चाहिए। तो A बराबर कितना है, 3√3, और B बराबर कितना है, B बराबर है इसमें प्लस के 10, और C बराबर कितना है, √3। तो ये मान हमारे पास में है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो मान दे रखे इसको जो विविक्ति कर का सूत्र है, विविक्ति कर क्या होता है, विविक्ति कर, ये विविक्ति कर का जो सूत्र है वो लगाएंगे हम इसमें। विविक्ति कर D बराबर ये होता है B² - 4AC। ABC के मान इसमें हम लिखेंगे। तो A बराबर कितना है, B बराबर कितना है और C बराबर कितना है, वो इसमें से मान लिखेंगे। तो देखो B का मान कितना है, 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे है 4, तो 4 लिखेंगे। A का मान कितना है, 3√3, इंटू C का मान कितना है, वो है √3। इसको हल करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, माइनस, अब पहले हम इस अंडर वाले को हल कर लेते हैं। तो ये 4 × 3 हम वैसे वैसे रख लेते हैं। √3 × √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, वैसे 4 को 3 से गुणा कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा। तो 100 माइनस 12 को 3 से गुणा करेंगे 36 आएगा। 36 को घटाएंगे 100 में से, तो इसका आंसर कितना आएगा, 64 आएगा। अब 64 आपकी उत्तर कौन सा है, 8, 30, 46 और 64, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो
64 आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे 64 का उल्टा करके भी लिख रखा है 46। तो जल्दबाजी में इसका उत्तर कई बार जो 6-4 दिखता है तो ये 4-6 वाला कर लेता है, जो कि गलत आंसर है। तो सही उत्तर है इसका 64। थोड़ा सा इसमें देख के आंसर टिक करनी है। अगला जो प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको समांतर श्रेणी दे रखी है और इसमें आपको a+b का मान ज्ञात करना है। अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसमें सारवंतर का जो मान है वो बराबर होता है, यानी कि D1, D2, D3 ये सभी मान बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, a+b का मान ज्ञात करने के लिए ये जो प्रश्नावली है आपकी 5.2 उसका जो वो डिब्बे वाला सवाल है वहाँ से लिया गया है। तो हम इनके बीच का सारवंतर ज्ञात करेंगे। पहले हम D1 ज्ञात करते हैं जिसका सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस a2 का मान a है और a1 का मान 18 है। इसी प्रकार से हम a2 ज्ञात कर लेते हैं। a2 के लिए हम ये वाला मान निकाल लेते हैं लास्ट वाला, इन दोनों के बीच का, और इनका बस अंतर जो है वो बराबर होगा। तो ये मान आ जाएगा आपके, जैसे लास्ट वाला इसमें हम निकाल लेते हैं तो ये माइनस का 3 और माइनस में b हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस के b। अब इसमें आपको जो है यहाँ पे मान लिखना है। अब ये जो मान है वो दोनों बराबर है, तो D1 बराबर D2 आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर बराबर होता है। D1 का जो मान है वो a माइनस 18 है और D2 का मान माइनस के 3 और माइनस में b है। आपको a+b का मान ज्ञात करना है, तो ये माइनस के b को इधर ले आएंगे और माइनस के 18 को उधर ले जाएंगे। तो ये माइनस माइनस जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो a प्लस ये b हो जाएगा बराबर माइनस का 3 और ये माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 बनेगा। तो a प्लस b का जो मान है वो -3 और प्लस 18 कितने हो जाएंगे, प्लस के 15 बचेंगे। तो a प्लस b का जो मान है वो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, जो कि आपके स वाले उत्तर में दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 sec 45 और cos 45 का मान आपको ज्ञात करना है। तो sec 45 और cos 45 का आपको यहाँ पे मान लिखना है, फिर इसको हल करके लिख लेना है। तो 3 इंटू sec 45 का मान जो cos 45 है उसका उल्टा होता है। cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका उल्टा √2/1 हो जाएगा, इंटू cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पर ये √2 से ये √2 कट जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा आपके 3 इंटू 1 यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 जो आपके द वाले उत्तर में दे रखा है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सारणी से मान लिख के इनके मान हल है वो ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्नावली ये। अगला प्रश्न ये है कि वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो क्या कहलाती है। तो वो त्रिज्यखंड होता है, क्षेत्रफल होता है, या व्यास या फिर परिधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, वो व्यास लिखेंगे। देखो ये इसके बीच में इसका केंद्र होता है O, ये इसकी त्रिज्या है तो इसका डबल ये त्रिज्या और त्रिज्या पूरी जो लाइन है ये व्यास के बराबर होती है। याद रखना व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। प्रश्न पूछा जाता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम लिखिए तो वो व्यास होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, व्यास लिखेंगे, जो कि आपके ब वाले उत्तर में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर इसका व्यास। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि r का मान कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करनी तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र है वो लगाना पड़ेगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। हमें परिधि ज्ञात करनी तो हम परिधि का सूत्र लगाएंगे 2πr। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3.5। हम क्या करेंगे इसका दशमलव हटा देंगे यहाँ से, इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा 1 0 लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद में एक अंक है तो नीचे भी 1 0 लगेगा तो 10 हो जाएगा। फिर इसको हम काट लेंगे, तो ये हम काटेंगे 7 के पार से, 7 एकम 7 और 35 कट जाएगा 5 बार। और फिर हम 5 को काट लेंगे, तो ये 5 एकम 5 और 10 कटेंगे 2 बार, और इस 2 से ये वाले 2 कट जाएंगे। तो आंसर कितने बचेंगे, केवल 22 बचेंगे। और 22 आपके ऑप्शन नंबर जो ब है उसमें दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके 22 आंसर होगा। तो अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है। घन की भुजा का माप ज्ञात करना है। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो 6a² यानी कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6 इंटू a² भी लिख लो, एक ही बात है। तो ये कितना दे रखा क्षेत्रफल, ये 486 दे रखा है। तो 486 तो हम क्षेत्रफल के बराबर में लिखेंगे और ये इसका सूत्र है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये 6 का भाग देंगे इसमें और तो 6 यहाँ से गुणा से हट जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 6 का भाग देंगे 48 में 8 बार जाएगा, 6 में 6 का 1 बार जाएगा। भुजा का मान ज्ञात करना है तो हम स्क्वायर को हटाएंगे, तो इधर √81 हो जाएगा। 81 किसका वर्ग है, तो 81 9 का वर्ग है। आंसर कितना आएगा इसका, 9 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन द में दे रखा है 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है वो कर लेना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके कई सारे क्वेश्चन मान लो किताब में नहीं दे रखे, फिर भी आपको परीक्षा में पूछे जाए तो इस प्रकार से हल कर लेना है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल तो आपकी किताब में दे ही रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवालों का जो बहुलक ज्ञात करना वो सबसे आसान होता है। बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता बहुलक होती है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। वह चर जिसकी जो बारंबारता वो सबसे अधिक हो, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो इसमें एक कितनी बार, देखो एक तो एक बार ही है, 2 कितनी बार है, 2 इसमें एक बार ही है, 3 इसमें 2 बार है, 4 कितनी बार है, तो 4 एक बार, 2 बार और 3 बार, और 5 एक बार ही है, 7 एक बार ही। तो सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है। तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, बहुलक वाला सवाल कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा बार दिखे ऐसे सवालों में वही हमारा बहुलक होगा। या फिर आपको पता नहीं चल रहा है तो इसको गिन के लिख लो, या फिर इनको क्रम से जमा लो। 1 एक बार है, 2 एक बार है, 2 बार इसमें 3 है, और फिर 3 बार इसमें 4 है, एक बार इसमें 5 है और एक बार इसमें 7 है। बस सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। तो अपना 4 दिख रहा है 3 बार, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो बहुलक इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 होगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पासे को एक फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब 4 से बड़ा अंक पासे पे क्या क्या आता है, पासे पर 1 से लगाकर 6 तक गिनती होती है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 4 से बड़े कौन से हैं, तो ये 4 से बड़े 2 ही हैं, 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, और कुल परिणाम कितने हैं, ये 6 हैं, जिसको हम 2 के पारे से काटेंगे तो 1/3 आंसर आएगा। तो 1/3 आंसर आपके ऑप्शन ब में दे रखा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक पासे को फेंकने से संबंधित सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इन तीनों ही सवालों के जो उत्तर है वो एक ही है, मतलब सेम उत्तर है। तो इनके उत्तर क्या आएंगे कमेंट करके बताना। देखिए फिर आपके जो दूसरा प्रश्न है, इसमें आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति भी आपको सवाल को हल करके ही करनी है। जैसे इसका जो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दूसरे में। तो दूसरे के पहले में आपको 95 और 152 दे रखा है। तो इसका HCF ज्ञात करना है, महसप ज्ञात करना है, महत्तम ज्ञात करना है। तो इसका महसप ज्ञात करने के लिए आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 95 और ये जो 152 है, इसके गुणनखंड यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो 152 के और 95 के गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 95 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देंगे तो 3 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। 5 का देंगे तो 5 का भाग 9 में एक बार जाएगा, 4 बचेगा, 45 हो जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर देखो 19 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 19 का ही भाग जाएगा एक बार। ऐसे ही आपको 152 में देना है। तो 152 में सबसे पहले भाग देंगे 2 का, तो 15 में जाएगा 7 बार, 2 7 14, एक बचेगा 12 हो जाएगा। तो 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 7 में जाएगा 3 बार, एक बचेगा 16 हो जाएगा, तो 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 1 बार और 9 बार। 19 में 19 का भाग देंगे तो 1 बार।
तो हमारा जो HCF ज्ञात किया जाता है, HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में सेम संख्या दिखाई दे रही है वही हमारा HCF होता है। तो इसमें एक तो 19 दिख रहे हैं, तो एक तो हम 19 लिखेंगे और इसमें कोई दोनों में कॉमन नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे तो फिर आपका ये जो एक है यहाँ पे वो कॉमन हो जाएगा और वही हमारा महसप हो जाएगा। ये एक महसप किसका आता है, जो दो अभाज्य संख्या होती हैं और उसका जब हम महसप ज्ञात करते हैं तो वो कितना आता है, वो एक ही आता है। तो 95 और 152 का जो महसप है वो कितना आ जाएगा आपके, वो आएगा आपके 19। तो इसका आंसर लिखना आपको यहाँ पे 19। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, तो जब भी स्पर्श रेखा का प्रश्न आएगा तो इसकी संख्या आपको बतानी पड़ेगी कि वृत्त के ऊपर कोई मान लो ये P बिंदु है, तो इस P बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका जो ये P बिंदु है इससे कितनी खींच सकते हैं, तो वृत्त के ऊपर है तो एक बिंदु से वृत्त के ऊपर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के ऊपर कुल कितनी है, तो वृत्त के ऊपर मान लो अनंत बिंदु है तो हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के ऊपर एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यही बिंदु वृत्त के बाहर होता है, यहाँ पे मान लो R, तो इससे हम वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये मान लो R बिंदु है तो इससे हम इसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींचेंगे। वृत्त के ऊपर है तो एक, वृत्त के ऊपर कुल पूछे तो अनंत, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से पूछे तो दो, और वृत्त के अंदर बिंदु है कोई मान लो S, इस S बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इस S बिंदु से हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते क्योंकि ये स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, ये हमारी छेदक रेखा बन जाएगी। तो ये आपको संख्याएं ध्यान रखनी है, एक बिंदु से एक वृत्त के ऊपर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम 1। इसका महसप कितना है, 19। अगला प्रश्न सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कोस स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करना है। देखो कोस स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करना है तो कोस स्क्वायर 45 में हम कोस का मान लिखेंगे, कोस 45 का मान होता है 1/√2, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और √2 का स्क्वायर आएगा 2। √2 का जब भी हम वर्ग करेंगे तो केवल 2 ही आएगा क्योंकि ये स्क्वायर से अंडर कट जाता है, किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडर कट जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कितना बना है, यहाँ पे 1/2 बना है, तो इसमें उत्तर बनेंगे 1/2। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है, तो इसमें हम भरेंगे स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ये सवाल बहुत ही आसान है, इसमें इसका समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य कितना है 9 है, तो माध्य अगर आपको दे रखा है, माध्य आपको दे रखा है तो इसका जो सूत्र है वो लगा के सीधा ही इसको हम हल करेंगे। तो माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग और बटा में क्या लिखेंगे आंकड़ों की संख्या, या फिर लिखते हैं हम प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, एक ही बात है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या भी एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे, जो ये संख्या दे रखी 4 संख्याएं 5, 9, 7 x, इनको जोड़ करेंगे। तो इनकी जोड़ कर लेते हैं हम यहाँ पे 5 + 7 + 9 + x, और बटे में इनकी संख्या कितनी है, ये 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। और इसका माध्य कितना दे रखा है समांतर माध्य, वो समांतर माध्य में 9 दे रखा है, तो इस माध्य की जगह पे लिख लेंगे 9। अब हम क्या करेंगे इनकी जोड़ करेंगे, तो 7 और 5 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। जब हम इसकी जोड़ करेंगे तो ये 21 + x और बटे में कितना आएगा 4। अब इन 4 को हम 9 से गुणा कर लेंगे, तो 4 × 9 करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 9 चौक 36 बराबर 21 + x। x का मान ज्ञात करना है तो 21 को इधर ले आएंगे, तो 36 - 21 बराबर x आ जाएगा। तो 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, तो x का मान कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है x का मान वो 15 लिखेंगे। बस ऐसा सवाल आपको हल करना सीख लेना है ताकि आपके इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछे तो वो आपके गलत ना हो। अगला सवाल सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 2 पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो 2 पासे एक साथ फेंक रहे हैं तो उनके अंकों का योग 7 आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी। अंकों का योग 7 कब होता है, देखो 2 पासे एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम 6 × 6 बराबर 36 हो जाएगा। अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो अंकों का योग 7 कब होगा, देखो जब एक तो एक के ऊपर 1 और दूसरे पे 6 आएगा,
पहले पे 2 और दूसरे पे 5 आएगा, पहले पे 3 और दूसरे पे 4 आएगा, पहले पे 4 और दूसरे पे 3 आएगा, पहले पे 5 और दूसरे पे 2 आएगा, पहले पे 6 और दूसरे पे 1 आएगा। बस ये 6 स्थितियाँ ऐसी है जिनमें अंकों का योग 7 हो रहा है। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा अनुकूल परिणाम 6, क्योंकि ये टोटल 6 स्थितियाँ बन रही, 1 2 3 4 5 और 6, और कुल परिणाम कितने? 36। तो 6 को हम 36 से काटेंगे, 6 एकम 6 और 36 कटेगा 6 बार। इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 1/6 आएगा। तो इसका जो आंसर आपको लिख लेना है। कुल परिणाम पूछे तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम 36 होते हैं। अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता पूछे तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो रिक्त स्थान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हल कर लेना है। फिर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें आपके 10 क्वेश्चन 1 लाइनर पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो पहला क्वेश्चन आपके कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म का जो हल है वो अनंत हल होंगे। इन दोनों समीकरणों के अनंत हल प्राप्त होंगे। तो अनंत हल कब प्राप्त होते हैं? जब जो हम अनुपात ज्ञात करते हैं दोनों समीकरण युग्म के, ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं और ये तीनों ही अगर बराबर आ जाते हैं तब हमारा जो मान है या हल है वो कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। इनको हम समपाती रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? इनको हम समपाती रेखाएं कहते हैं। तो समपाती रेखाओं के लिए अनेक हल प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए तीनों ही जो अनुपात है वो बराबर आते हैं। तो इसके लिए आपको ये m1/m2, ये a1/a2, b1/b2, c1/c2 के मान ज्ञात करने। a1 का मान कितना है? a1 का मान इसमें निकालेंगे 3, तो 3/a2 का मान कितना है? a2 का मान है इसमें आपके k, तो a2 की जगह लिखेंगे k, बराबर b1 कितना है? -2, और b2 कितना है? +5, बराबर c1 का मान कितना है? इसमें 0 है और इसमें भी 0 है, तो इसको छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास में ये k का मान ज्ञात करने के लिए 2 मान आ गए। अब इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ से, तो इन दोनों को गुणा करेंगे 3 और 5 को, और k और -2 को भी गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके 3 × 5, तीनों पंजे कितने हो गए? 15, बराबर 2 × -2 × k। अब k का मान ज्ञात करना, तो -2 को हम इसके गुणा में से भाग में ले आएंगे, क्योंकि इधर ये गुणा में इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो k बराबर कितना आएगा? -2/15, बस -2/15 इसके आंसर होंगे। तो इसका उत्तर लिखना है पूरा हल करके, ये -2/15। अगला जो सवाल है वो इसका दूसरा सवाल है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। देखो, श्रीधराचार्य सूत्र का ही दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र, इसी का दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र। क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो इसी को कहा जाता है। और इसका जो मानक समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण वो ये दे रखा है। परीक्षा में पूछ ले कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो आपको लिखना है ax² + bx + c = 0 लिखना है, क्योंकि ये समीकरण है। इसके मूल ज्ञात करने के लिए जो विधि है उसका नाम है, एक तो गुणनखंड विधि होती है, दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र, जिसका दूसरा नाम क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र होता है, या इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? ये x बराबर, ये यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ये आएगा आपके -b प्लस माइनस √b² - 4ac, और इसके बटे में कितना लिखेंगे? 2a लिखेंगे। ये जो सूत्र है ये इसका जो हल ज्ञात करने का सूत्र है, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। अगर आपको विविक्तिकर का सूत्र पूछे परीक्षा में, विविक्तिकर का सूत्र पूछे या विविक्तकर का या विवेचक का सूत्र पूछे, इसका दूसरा नाम है विवेचक, ठीक है। इसको हम d से लिखते हैं, कैपिटल D से। तो इसका सूत्र होता है b² - 4ac, और इसी विविक्तिकर के मान के आधार पर इसके मूलों की प्रकृति निर्भर करती हैं। इसके मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, अलग अलग होंगे, या फिर काल्पनिक होंगे। ये सारी चीज़ें इसी विविक्तिकर के मान पे निर्भर करती हैं। अगर इसका मान 0 से बड़ा आता है तो फिर इसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। ये मान 0 के बराबर आ जाए उसके मूल वास्तविक और एक समान होंगे। अगर इसका मान 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ जाए तब इसके मूल काल्पनिक होंगे, जो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें आपको लिखना है श्रीधराचार्य सूत्र ये वाला, जिसको हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। परीक्षा में विवेचक का सूत्र पूछे तो भी आपको b² - 4ac कर लेना है।
अगला सवाल देखते हैं तीसरा, किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए दे रखा है, सार्वंतर डी दे रखा है, तो इसका आपको पांचवा पद ज्ञात करना है। यानी कि पहला पद की जगह ए लिखना है, डी की जगह डी लिखना है और एन की जगह पे 5 लिखना है। एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए और डी की जगह पे कोई संख्या नहीं दे रखी, तो आपको ए और डी ही लिखना है वापस। तो ए की जगह पे ए आ जाएगा और एन की जगह पे 5 लिखना है, तो A5 लिखेंगे बराबर ए प्लस एन का मान लिखेंगे 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे डी। तो A5 बराबर कितना आएगा, ए प्लस 5 में से 1 गया तो 4 और यहाँ पे आ जाएगा डी। तो इसका पांचवा पद कितना आएगा, ए प्लस 4D आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके है 4। इसमें पूछा गया है कि समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। समरूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ समरूप, पहले तो इसका सही रूप अर्थ में इसका टुकड़े कर लेते हैं, सम और रूप। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, इनके जो संगत कोण है एक तो वो बराबर होते हैं, संगत कोण इसका मान बराबर होता है, और दूसरा है कि इनकी जो आकृतियों का जो भुजाएं होती हैं, समरूप आकृतियों की जो भुजाएं होती हैं उनका जो अनुपात है वो बराबर होता है। ये दो शर्तें पूरी करती हैं तो उसको हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। ऐसी दो आकृतियाँ जिनके आकार और आमाप, आकार और साइज और शेप एक जैसा दिखे तो उनको हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। एक तो होता है साइज, एक होता है शेप। ये साइज और शेप दोनों एक जैसा हो, ये आकार है और ये आमाप है, आमाप, ये दोनों अगर बराबर है, एक जैसे हो दो आकृतियों का, तो उसको हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे समरूप आकृति में एक वृत्त लेंगे, एक छोटा वृत्त लेंगे, तो दोनों ही ये समरूप आकृतियाँ हैं। चाहे इसको कहेंगे तो भी वृत्त है, ये इसको कहेंगे तो भी वृत्त है, तो ये इसके जैसा है, ये समरूप है। तो वृत्त सभी ये जो होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं वो भी समरूप होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ध्यान रखना है, सारे के सारे वर्ग जो होते हैं, स्क्वायर होते हैं, वो भी समरूप होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। और जैसे समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज चाहे छोटा हो या फिर चाहे वो बड़ा हो, दोनों समरूप कहलाते हैं। और समरूपता का जो निशान है वो इस प्रकार से खींचा जाता है, ये आपका समरूप का निशान होता है, इस प्रकार से ये समरूप बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समरूप आकृतियों की जो आकार और आमाप है, साइज और शेप है, वो सेम होता है, तो उनको हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो भी समरूप होते हैं। तो आपको ये चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। आपकी प्रश्नावली ये 8.4 का है, ठीक है। तो इसमें 8.4 में आपको इस प्रकार से हल करने को मिलेंगे। 8.2 में भी दे रखा है कि 2 10 30 और बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो सवाल है हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने सवाल लिख लिया, इसको हम हल करते हैं। 2 इंटू, देखो 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, बटे में वापस वही लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, वही 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर। इस ऊपर वाले को हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 2/√3 और इस नीचे वाले को हल करेंगे तो 1 माइनस 1/√3 का जब हम वर्ग करेंगे तो 1/3 आएगा, क्योंकि अंडर से स्क्वायर कट जाएगा। इसको अगर आप आगे हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपके 2/√3 और बटे में इनको हम लघुत्तम लेके हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2/3 इसका उत्तर नीचे लिखेंगे। ऊपर कितना है, ऊपर है 2/√3 और नीचे कितना है 2/3। अब आपको 2/√3 में 2/3 का भाग देना है। तो इसमें क्या ये भाग है तो इसको गुणा में बदलेंगे। जैसे ये 2/√3 इसके भाग में है ये 2/3, ये भाग का गुणा में बदलेगा तो ये अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3/√3। अब चाहे तो इसको हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, 3/√3 को हम परिमेयकरण करके हल भी कर सकते हैं। तो ये इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे
तो ये ऊपर हो जाएगा 3√3 और बटे में आएगा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा। 3 से 3 कट जाएंगे, इसके जो आंसर है वो फाइनल कितना आएंगे, √3 आएगा। अब √3 आपको पता है, अगर आपको पूछ ले कि इसके बराबर में और किसका मान हो सकता है, तो √3 में एक तो ये कोट 30 का मान होता है और एक ये tan 60 का मान भी होता है। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है √1 - cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे लिखना है आपको 60 और इसका मान आपको ज्ञात करना है। दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। एक तो इसको हल करके कि ये किसका मान होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर से इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये केवल बचेगा यहाँ पे साइन थीटा। थीटा की जगह पे 60 लिखे इसका हल भी कर सकते हैं। तो ये साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि कोस 60 का हम यहाँ पे मान लिख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे वापस हल करेंगे, उत्तर इसकी ये आएंगे √3/2। तो इसको हम यहाँ पे हल करते हैं, 1 - cos स्क्वायर 60, ये थीटा की जगह पे हमने 60 लिख लिया। तो √1 - cos 60 का मान कितना होता है, वही √3/2 होता है, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम 1 में से हटाएंगे, ये वर्ग करके घटाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके √1 - √3 का स्क्वायर 3, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बटे में कुछ नहीं तो 1, इसका हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 1 मिनट, ये जो cos 60 का मान है वो हमने गलत लिख लिया, ये साइन 60 का मान है। cos 60 का जो मान है वो होता है 1/2। तो 1/2 का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो 4 का भाग 4 में 1 बार, तो 4 में से फिर हम 3 को 1 को घटाएंगे, तो ये कितना आएगा आपके √3/4। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके √3/2। तो उसका भी आंसर √3/2 ही आया था, इसका भी आंसर √3/2 ही आएगा। हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे कि हमने cos 60 की जगह पे इसका जो मान है वो cos 30 का लिख दिया था। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। फिर आपके नेक्स्ट सवाल है ये 7वां सवाल। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी। देखो, ये आपको एक 10 मीटर ऊंची एक मीनार बनानी है, जिसको हम नाम दे देते हैं AB। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। अब इसके शिखर से अवनमन कोण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री। अवनमन कोण ये होता है, ये वाला जो कोण बनता है इसको हम अवनमन कोण कहते हैं। ये 30 डिग्री दे रखा है और ये बिंदु यहाँ पे है C। तो आपको ये पूछा गया है कि उसके आधार से, ये मीनार का जो बिंदु है, इस आधार बिंदु उससे ये जो 30 डिग्री का जो अवनमन कोण बना रहा है, ये बिंदु कितना दूर है, आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको मान लेते हैं हम x मीटर। अब ये वाला अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण बनाते हैं। यहाँ पर अगर 30 का कोण है तो यहाँ पे भी 30 का ही कोण बनेगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये भी कोण कितना का आ जाएगा, ये कोण 30 का आ जाएगा। अब त्रिभुज ABC में ये कोण के सामने लंब हो जाएगा और ये x का जो मान है वो आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार किस में होता है, आपको लाल कक्का देखना है। ठीक है, लाल कक्का में लंब और आधार किस में आता है, LAL KKA। इसमें आपके लंब और आधार किस में है, लंब और आधार tan में है, तो हम लगाएंगे इसमें tan थीटा। तो त्रिभुज ABC में ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लगाएंगे इसमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो थीटा बराबर 30 बराबर लंब का मान कितना है 10, आधार का मान कितना है x, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर कितना है 10/x। इसको हम क्रॉस गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो ये 1 को गुणा करेंगे x से और √3 को गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 10√3 मीटर। बस ये इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगला जो सवाल है ये भी आपकी उसी प्रश्नावली का सवाल है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। पहले एक ऊर्ध्वाधर छड़ बना लो। ऊर्ध्वाधर का मतलब एक खंभे के रूप में एक छड़ है, जिसको हम नाम दे रहे हैं A और B, और इसकी जो छाया है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे B और C। तो ये इसकी छाया है BC। अब
ये जो इसकी लंबाई है और इसका जो छाया है इसका अनुपात दे रखा है 1:3। तो ये इसकी लंबाई है और ये इसका जो छाया है उसकी लंबाई है। तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके √3 हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी छाया है। तो ये तो इसकी लंबाई है और ये इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3। तो यहाँ पर आपको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा ए बी और सी, और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में ये आपको कोण ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसके सामने वाला ये क्या कहलाता है, ये लंब कहलाता है, और ये वाला जो भाग है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार किस में होते हैं, अभी हमने इसको सोल्व किया था, ये tan में होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, L/A या लंब बटा आधार। तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है 1 और थीटा का मान ये आधार का मान कितना है √3 है। तो आपको ये देखना है कि ये 1/√3 ये कोण जो tan है इसमें किसका मान होता है। तो अगर आप सारणी देखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी, तो उसमें आपका जो थीटा का मान है वो आसानी से पता चल जाएगा कि tan में जो 30 है, tan 30 इसका मान कितना है 60 होता है। तो इस 1/√3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 30। जब इसकी हम तुलना करेंगे तो ये tan से tan तो है और थीटा बराबर कितना आएगा आपके 30 डिग्री आएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा आपके 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ये और ये इसकी लंबाई और इसकी छाया की लंबाई बराबर हो, सवाल ऐसा आ जाए कि एक खंभे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो हमेशा इसका जो उत्तर है वो 45 डिग्री ही आता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कट जाएंगे लंब और आधार, और यहाँ पे 1 आएगा और 1 का मान जो है वो tan 45 का होता है। तो याद रखना इसमें जब भी छाया और उसकी छड़ की जो लंबाई है या पेड़ और उसकी छाया की लंबाई बराबर है, तो हमेशा उसका जो कोण है सूर्य का उन्नयन कोण वो हमेशा 45 डिग्री ही आता है। लेकिन इस प्रकार के उत्तर आ जाए फिर इसको हल करके देखना पड़ेगा। इसका उल्टा भी आ जाए √3/1, तो फिर ये कोण चेंज हो जाएगा। तो फिर ये √3/1 होगा, तो इसको √3 मानेंगे, और √3 किसका मान है वो tan 60 का मान है। तो फिर √3 जब आ जाए तो फिर वो आपका जो कोण है वो 60 हो जाएगा, और बराबर आ जाए तो फिर वो आपका 45 हो जाएगा, और 1/√3 है तो फिर आपका वो 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आपको पूरे सवाल को हल कर लेना है और आप काफ़ी अच्छे नंबर इसमें से प्राप्त कर पाएंगे। अगला सवाल सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड के उस वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है। जो त्रिज्यखंड के कोई वृत्त का जो त्रिज्यखंड है वो वृत्त का चतुर्थांश है। तो आपको त्रिज्यखंड के केंद्र पर बनने वाले कोण का माप ज्ञात करना है। अगर आप सवाल समझ गए तो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले तो आपको एक वृत्त का चित्र बनाना है। इसमें एक त्रिज्यखंड बनाना है जो वृत्त का चतुर्थांश है। इसके वृत्त को 4 भागों में बांटना है, बराबर 4 भागों में बांटेंगे तभी तो एक भाग को हम चतुर्थांश कहेंगे। तो ये जो 4 इसके त्रिज्यखंड बन गए, चतुर्थांश भी है और ये इसके त्रिज्यखंड भी, ये देखो ये जैसे मान लो एक भाग है ये वाला, तो ये वाला जो भाग है जो हम छायांकित कर रहे हैं ये वाला इसका त्रिज्यखंड भी है और ये वाला इसका चतुर्थांश भी है, तो इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। और इसमें जो ये कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो वृत्त के केंद्र पे जो चारों ओर का कोण बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है, और इसके चारों ही कोण बराबर बन रहे हैं। तो 360 में फिर हम 4 का भाग दे देंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 90 डिग्री। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे हम, 90 डिग्री का कोण बनेगा, जिसको हम और क्या कहते हैं, 90 डिग्री वाले को और कहते हैं हम समकोण। सबको याद होना चाहिए कि समकोण 90 डिग्री के कोण को कहा जाता है। सरल कोण जो होता है, सरल कोण वो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहा जाता है। जो 90 से कम होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं, जो 90 से ज़्यादा होता है इसको हम अधिक कोण कहते हैं। इसके अलावा सरल कोण का एक दूसरा नाम है जिसको हम ऋजु कोण कहते हैं। ये ऋजु कोण भी याद करना है। 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं, तो 90 डिग्री वाले को हम समकोण कहते हैं, जिसका जो आंसर है वो समकोण आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 52 पत्ते हैं टोटल कितने पत्ते हैं, 52। इसमें से दहला कितनी है, तो दहला होती है 4। 52 में से 4 दहला होती है, उसके ऊपर 10 लिखे होते हैं। ये कितनी होती है, 4 होती हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, 4, और कुल परिणाम कितने हुए, 52। तो 4/52 आंसर आ जाएगा, काट लेंगे, 4 एकम 4 और 13 चौक 52 होता है, तो 1/13 इसका आंसर होगा। इसकी जगह पे आपको पूछे कि इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो तो भी 4 इक्के होंगे, बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करो तो भी 4 बादशाह होते हैं, बेगम की प्रायिकता तो भी 4 बेगम होते हैं, गुलाम की प्रायिकता तो भी 4 गुलाम होते हैं। केवल नाम देके पूछे ये इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, तो इसके सबके उत्तर 1/13 ही आते हैं।
विशेष नाम देखिए पूछे कि लाल पान का बादशाह की प्रयोक्ता ज्ञात करो, तो लाल पान के एक ही बादशाह होते हैं। लाल रंग का पूछे तो फिर आपके लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं। इस प्रकार से आपको इनको फेस कार्ड कहते हैं। जो के, क्यू और जे होता है, ये किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होता है। तो ये किंग, क्वीन और जैक जो होते हैं इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। इनके ऊपर फोटो बने होते हैं। इसको हम तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। तो तस्वीर वाले कार्ड या फेस कार्ड कहा जाता है इनको। इनकी संख्या 12 होती है। 4 तो बादशाह होते हैं, 4 ही बेगम होते हैं और 4 ही गुलाम होते हैं। ये टोटल जो फेस कार्ड है वो 12 होते हैं। प्रश्न आ जाए कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसका तस्वीर वाला पत्ता होने या फिर फेस कार्ड होने की प्रयोक्ता याद कीजिए, तो हम उत्तर लिखेंगे इसका 12/52। फिर इसको हम आगे काट लेंगे। तो 2 के पार्ट से काट लेना इसको, जो 6 बार कटेगा और ये 26 बार कटेगा। फिर 2 के पार्ट से 3 बार और ये 13 बार कट जाएगा। तो 3/13 इसका आंसर होगा। यानी कि 13 में से जो 3 पत्ते हैं वो फेस वाले हैं, फोटो वाले होंगे। के, क्यू, जे वो फोटो वाले होते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो प्रश्नों के उत्तर है वो लिख लेना है। अगला जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बहुपद दे रखा है, इसके आपको शून्य ज्ञात करने, यानी कि इसमें आपको x के मान ज्ञात करने। ये एक द्विघात बहुपद है। तो जो द्विघात वाला बहुपद होता है, 2 घात वाला होता है, उसके शून्यक भी कितने प्राप्त होते हैं? 2 शून्यक प्राप्त होते हैं। तो हम इसके दोनों शून्यक ज्ञात करते हैं। दोनों शून्यक ज्ञात करने की हमारे पास में जो विधि है, उस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है ये? गुणनखंड विधि, जिसमें हम ABC का मान निकालेंगे। तो इसकी तुलना इसके मानक समीकरण से करेंगे, ये मानक रूप से करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। तो इसमें a बराबर कितना है? a बराबर तो है 1, इसमें b बराबर है -1 और c बराबर है -6। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड करने के लिए a को c से गुणा करना है। a इंटू सी करेंगे तो a का मान 1 और c का मान कितना? -6। तो -6 आ जाएंगे। अब -6 के टुकड़े करने, जिनको जोड़े घटाए तो कितना आ जाए? -1 आ जाए। तो देखो हम लेंगे इसमें 2 और -3 ले लेंगे। 2 और -3 को गुणा करो, -6 आ जाएगा। और 2 तिया 6, 2 में हम -3 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा। तो बस यही अपना आंसर इस रूप में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इस सवाल को वापस हल करते हैं और इसको हम पूरा सॉल्यूशन के रूप में लिख लेते हैं। तो सवाल है हमारे पास में x² -x और -6। तो जहाँ पे ये -x है वहाँ पे लिखेंगे प्लस के 2 और -3, प्लस के तो 2 और -3। तो ये आएगा आपके x² प्लस का 2x और माइनस में 3x। तो 2 में से 3 जाएगा तो -1x बचेगा और -6। अब ये जो सवाल है आगे, इसको हम कॉमन लेके हल करते हैं। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है। तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आएगी? जो यहाँ पर कोष्टक में कॉमन आई वही वापस आगे कॉमन आएगी। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस के, क्या चीज़ कॉमन लेगी? यहाँ पे x प्लस 2 बचे तो -3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचेगा आपके x माइनस प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। तो जो 2 बार आया x प्लस 2 और x प्लस 2, इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 2। और जो कोष्टक के बाहर कॉमन है x और -3, इसको कोष्टक में बंद करेंगे। अब इसके शून्य ज्ञात करने, तो इसको शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। एक बार तो x प्लस 2 को लिखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? -2। इसी प्रकार से इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो ये आएगा आपका x -3 बराबर 0, यानी कि x बराबर +3। तो हमने पहले कहा कि ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे। तो ये -2 और +3 इसका आंसर होगा। जो अगर आपको शून्यकों का जो गुणांक और इसमें शून्यकों में संबंध ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। अल्फ़ा का मान इसमें -2 है और बीटा का मान इसमें 3 है। अगर इसमें आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी पूछते हैं तो फिर हम शून्यकों का योग ऐसे करते हैं। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। तो -b यानी कि -1 और बटे में a का मान 1 है, तो ये प्लस का 1 आंसर आता है। शून्यकों का गुणनफल पूछते हैं तो फिर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है? c/a होता है। c का मान -6/1 यानी कि -6 आंसर होते हैं। जैसा पूछे फिर वैसा जवाब आपको करना है। फिलहाल इस सवाल के लिए जो आंसर है वो अल्फ़ा और बीटा तक ही है, तो इस यहीं तक इस सवाल को हल करना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता लगाना है। जब भी आपको मूलों की प्रकृति का पता लगाना हो, इसके लिए आपको जो द्विघात समीकरण दे रखी है इसका विविक्ति कर चेक करना पड़ेगा। तो इसके जो मूल है उसको हम यहाँ पे प्रकृति चेक करने के लिए ABC का मान ज्ञात करते हैं। तो a का मान कितना है इसमें? a बराबर तो है यहाँ पे 4,
बी बराबर कितना है, बी बराबर माइनस के 12 और सी बराबर कितना है, माइनस के 9। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं विविक्तिकर। विविक्तकर में जो d है उसका मान ज्ञात किया जाता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका सूत्र होता है, ये विविक्तकर का सूत्र होता है। सबसे पहले b का मान लिखेंगे तो b का मान माइनस के 12 है, तो यहाँ आएगा आपके माइनस के 12 या माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान 4 है और c का मान कितना है, माइनस के 9 है, तो माइनस के 9 लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, माइनस ये 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 इंटू माइनस के 9, माइनस के 9 को माइनस के 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 144। तो 144 माइनस 16 नंबर की भी 144 ही होता है, तो 144 हो जाएगा। तो 144 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। जब विविक्तिकर d का मान 0 के बराबर आता है, तो हमने सवाल नंबर 2 में देखा था k का मान जब ज्ञात किया, जब उसके मूल बराबर थे तब उसमें विविक्तिकर का मान ये जो 0 के बराबर लिखा था, तो ये 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक एवं कैसे होंगे, बराबर होंगे या फिर समान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि d का जो मान है वो, चूंकि d का मान 0 के बराबर है तो उसके मूल वास्तविक और बराबर एक समान होंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। दो बिंदु दे रखा है 0,0। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि उसमें y अक्ष से दूरी वाला जो सवाल था उस समय कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आपने कमेंट किया होगा कि ये 0, 0 होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है और इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो जब भी आपको मूल बिंदु और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो सीधा सूत्र है √x² + y²। ये नहीं लगाना चाहते हो तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, फिर दूरी सूत्र लगा के इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले दोनों बिंदुओं को 0, 0 और 5, -3। तो 0, 0 और ये 5, -3, ये दो बिंदु है हमारे पास में। इसको हम एक को a नाम दे देते हैं और दूसरे को b नाम दे देते हैं। ये वाला जो है उसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। फिर हम लगाएंगे इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि हमें इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो जब आपको दूरी ज्ञात करनी हो तो इसमें डायरेक्ट कर लेंगे √x² + y² वाला सूत्र लगा के, लेकिन दूरी ज्ञात करनी हो, ये मध्य बिंदु क्या जो दूरी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तब हम मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र है वो क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है, ये होता है px, y बराबर ये होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 के मान लिखेंगे। तो x1 + x2 कितना है 0 + x2 कितना है 5 और बटे में 2, y1 कितना है 0 + y2 कितना है -3 और बटे में 2। बस हल करना है इसको, तो ये आ जाएगा 0 में 5 जोड़ी तो 5 बटा 2, 0 में से -3 जोड़ी तो -3, दूसरा आएगा आपके -3 बटा 2। बस ये इसके आंसर होंगे। मध्य बिंदु का सूत्र आपको अच्छी प्रकार से याद करना है, px, y, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 इसके आंसर होंगे। तो निश्चित रूप से आपको जो इस प्रकार के जो सवाल है वो परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला जो सवाल है अगला सवाल है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपको जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसका सूत्र लगाना है। ये r का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर और कोण जो है थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। तो r और थीटा का मान दे रखा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इसको हल करना है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो सवाल में दे रखा हमें r बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण बराबर दे रखा है 60 डिग्री। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू πr²। ये इसको πr² थीटा बटे 360 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मान लिख लो, इसमें कोण की जगह पे लिखेंगे हम 60 डिग्री, बटे में आएगा 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है 7। तो 7 का स्क्वायर 49 करेंगे या फिर 7 × 7 लिख लेंगे इसको। 7 को 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 7 के ऊपर घात 2 है। तो इसका जो हम हल कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 के पारे से 36 कटेगा 6 बार। फिर हम इसको काटेंगे
तो 7 से 7 कट जाएगा। और कौन कट रहा है, तो और ये 22 और 6 कट जाएंगे। तो 22 और 6 को हम काट लेते हैं। यहाँ पे 22 कटेंगे आपके 2 के पाड़े से 11 बार, और ये 6 कटेंगे 2 के पाड़े से 3 बार। तो ऊपर क्या क्या बच रहा है, 11 और 7 बच रहे हैं, और नीचे क्या बच रहा है, ये केवल 3 बच रहे हैं। तो 11 × 7 और बटे में 3, तो 11 7 77, और 77 में भाग देंगे 3 का, तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो बस इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। अगला क्वेश्चन है आपके 14वां क्वेश्चन है कि 2 गणों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है, इनको फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। परिणामी जो घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखो, जब भी 2 घनों को मिलाया जाता है तो एक घनाभ बनता है। 2 घनों को जब भी हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा। तो जब 2 घनों को मिलाएंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में और ऊंचाई में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो परिवर्तन जो देखने को मिलेगा वो केवल आपको उसकी लंबाई में ही देखने को मिलेगा, उसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले हम एक घन का जो आयतन दे रखा है इसकी हम भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो घन का आयतन कितना दे रखा है, एक घन का आयतन। तो घन का जो आयतन है वो दे रखा है आपको, एक घन का आयतन वो दे रखा है 64। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो सबसे पहले हम इसमें भुजा ज्ञात करेंगे, तो 64 लिखेंगे बराबर। तो भुजा क्यूब दे रखा है, तो आपको भुजा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 64 का घनमूल निकालेंगे। तो ये 64 का घनमूल निकालेंगे। तो 64 के घनमूल कितने होते हैं, 64 के घनमूल होते हैं 4। तो ये 4 का घन है 64, तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी। ये 64 के 4 कैसे आए, तो 64 के गुणनखंड करना, 2 का भाग देंगे 32 बार, फिर 2 का देंगे 16 बार, फिर 2 का देंगे 8 बार, फिर 2 का देंगे 4 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार, 2 का देंगे 1 बार। ये घनमूल है तो फिर इसमें 3 के जोड़े बनाते हैं। तो ये इसकी जो उत्तर है वो 2 × 2 बराबर 4 आएगा। यही इसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है, फिर हम 2 के बनाते हैं, फिर 8 उत्तर आता है। तो 64 के उत्तर यहाँ पे 8 मत कर देना, यहाँ पे 4 आएंगे क्योंकि घनमूल है। तो इसकी जो एक भुजा है, ये घन है, इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो घनाभ जब हम बनाएंगे, एक घन को जोड़ के जब एक इसके साथ में एक और घन लिखेंगे, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 4, और इसकी चौड़ाई तो 4 और 4 8 हो जाएगी, और इसकी चौड़ाई 4 ही रहेगी, ऊंचाई 4 ही रहेगी। तो जो घनाभ बनेगा, 2 घनों को जोड़ने पर जो घनाभ बनेगा उसकी घनाभ की जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 4, और ऊंचाई कितनी है, वो भी है 4। फिर आपको जो घनाभ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इसका सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये एल का मान है, ये बी का मान है, और ये एच का मान है। इसमें एल बी एच का मान लिख लेंगे और इसको आगे हल करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके 2 कोष्टक, लंबाई का मान 8 इंटू चौड़ाई का मान 4 प्लस चौड़ाई का मान 4 इंटू ऊंचाई का मान 4 प्लस ऊंचाई का मान 4 इंटू लंबाई का मान 8। अब इसको हम यहाँ पे गुणा करके हल करते हैं। 2 के 2 आएंगे, 8 चौ कितना हो जाएगा 32, प्लस 4 चौ कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो 2 इंटू 32 और 32 64, और 64 में जोड़ेंगे 16, तो ये हो जाएगा आपके 80। अब 2 को 80 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्या क्या इसमें हमने जो आयतन दे रखा था एक घन का, 2 घन को जोड़ के एक घनाभ बना रहे, तो एक घन का आयतन से इसकी भुजा ज्ञात की। भुजा कितनी आ गई, 64 से 4 आ गई। अब जब हम 2 घनों को जोड़ के एक घनाभ बनाएंगे तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई 4 ही रहेगी और उसकी ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। तो जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें 8 4 और 4 लिख लेनी है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई वाला सूत्र लगा के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान लिखना है। तो यहाँ पे 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 और 8 इंटू 4 को गुणा किया तो 32 16 और 32, और फिर इन तीनों को जोड़ा तो हमारा 80 आया। 80 को 2 से गुणा करेंगे तो 160 इसका उत्तर आएगा। ऐसे आपको सवालों को हल करना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको ये जो आड़ी सारणी है इसको आप खड़ी सारणी में चेंज करेंगे। तो ये हम यहाँ पे इसको आड़ी सारणी को खड़ी सारणी में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा f और x, तो x यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे f, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा fx, यहाँ आएगा आपके fx। तो f का और x का मान लिख लेते हैं, ये 1 से 6 तक है। तो यहाँ पे इनके मान लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये इधर आएगा 2
फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 2 और फिर 2। अब इसको क्या करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है तो f(x) ज्ञात करना पड़ेगा। f को x से गुणा करेंगे तो 2 इन 1 और 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2। तो 2 एकम 2, ये 4 दूनी 8, तीनों पंजे 15 और 4 चौक 16, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 आ जाएगा। फिर हमें माध्य ज्ञात करना है तो इसमें f(x) की जोड़ करेंगे और f की भी जोड़ करेंगे। तो ये f की जोड़ करेंगे सिग्मा f और यहाँ पे f(x) की जोड़ करेंगे। f(x) की जोड़ कर लेते हैं, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे 22, 23, 23 के 3 हासिल के 2, 2 और 1 3, 4, 5, 6, तो यहाँ आ जाएगा आपके 63। यहाँ पे इनकी जोड़ कर लेते हैं तो 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 19। माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य x बार बराबर सिग्मा f(x) और बटे में सिग्मा f। f(x) का मान लिखेंगे इसमें, सिग्मा f(x) का जो मान है वो कितना आया 63। तो इसमें हम 63 में भाग देंगे, 63 में इसमें भाग दिया जाएगा 19 का। तो 19 का हम इसमें भाग दे देंगे, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 बार भाग जाएगा, ठीक है 57 आएगा। तो फिर 6 बचेंगे, 57 है तो फिर आपके बचेंगे 6, जो पॉइंट लगाएंगे तो 60 बन जाएगा, तो वापस भाग जाएगा 3 बार, ठीक है। तो ये 3.3 इसके आंसर आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक डिब्बे में 8 लाल कंचे हैं, 5 सफ़ेद कंचे हैं, 2 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा एक तो लाल रंग का है और दूसरा हरा नहीं है। तो पहले इसके लाल रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसमें कि लाल कितने हैं, तो लाल तो है इसमें 8, सफ़ेद कितने हैं, तो सफ़ेद है इसमें 5, और हरे कितने, हरे है इसमें 2। तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल लिखेंगे 8 + 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कुल परिणाम कितना आएगा 15। हमें ज्ञात करना है लाल रंग की प्रायिकता। तो लाल रंग के अनुकूल परिणाम कितने, लाल रंग के अनुकूल परिणाम तो वो है लाल रंग के कितने कंचे, वो 8 कंचे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। फिर लाल रंग की होने का जो प्रायिकता है वो ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम सूत्र लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने 8 और बटे में कुल परिणाम कितने 15। तो 8 बटे 15 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 8 और 15 को हम नहीं काट सकते हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा हल करेंगे कि हरा नहीं। तो ऐसे कितने कंचे हैं जो हरे नहीं हैं, तो जो टोटल है उसमें से हरे वाले को कम कर देंगे, बचेंगे वो हरे नहीं होंगे। तो हरा नहीं, ये इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, ये हो जाएगा आपके टोटल तो है इसमें 15, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 13। तो अनुकूल परिणाम कितने आए हरा नहीं होने के 13, और कुल परिणाम कितने हैं 15। तो 13 बटे 15 इसका आंसर होगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 की 40 ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हैं। यानी कि इसमें आपको SN वाला सूत्र लगा के ये 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित होते हैं। तो पहला पद कितना आएगा, जैसे 6, दूसरा आएगा 12, तीसरा आएगा 18, ऐसे करके हमें 40 पदों तक जोड़ करनी है। 40 पदों तक 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये करने के लिए पहला पद कितना है, a बराबर 6, d बराबर भी कितना आएगा 6, n बराबर कितना है 40 है, क्योंकि 40 पदों तक की जोड़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें SN वाला सूत्र लगाएंगे, n पदों का योग SN बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a + n - 1 × d करेंगे। तो n की जगह पे लिखेंगे हम 40 बटे 2, n की जगह पे आ जाएगा 40 बटे 2 कोष्टक 2 × पहला पद कितना है 6 प्लस n की जगह पे 40 - 1 × d का मान भी 6। तो ये 2 के बारे से 40 को काट देंगे 20 बार, कोष्टक 2 को 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 जाएगा तो 39 × 6। तो जोड़ भी है और गुणा भी है, पहले हम करेंगे जो गुणा फिर करेंगे जोड़। तो ये आएगा 12 + 6 का गुणा करेंगे 39 से, तो 6 9 54 के 4 असल के 5 और 6 तो 18, 18 और 5 कितने होते हैं, 18 और 5 23 होते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 234, और 12 में जोड़ेंगे 234, तो ये हो जाएगा आपके 4 और 2 6, 3 और 1 4, और ये 2 1 2 के 2। तो हम क्या करेंगे 246 को गुणा करेंगे 20 से,
तो 246 और 20 को गुणा करेंगे तो 0 के 0, 6 दूनी 12 के 2, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, तो 4920 ये इसके आंसर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको n जो प्रथम n यानी कि प्रथम 40 पद हैं इनकी जोड़ कर लेनी है। अगला सवाल है 19वां। एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक बंटन में दे रखे हैं, इनका आपको माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करना है, इनकी मीडियन ज्ञात करना है। तो जब भी वर्गीकृत, ये जो दे रखे हैं वर्गीकृत में आंकड़ों का, और इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है, तो ये नई सारणी आपको बनानी पड़ेगी। इसमें आपको माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। माध्यक वर्ग निकाल के n का, l का, cf का, इन सभी का मान लिख के इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इस सारणी को हम वापस बनाते हैं, आड़ी सारणी को खड़ी सारणी के रूप में बदलते हैं, फिर इसका cf ज्ञात करते हैं और माध्यक वर्ग निकालते हैं। तो इस प्रकार से वो जो आड़ी सारणी है उसको हम खड़ी सारणी में बदल देंगे। अब आपको यहाँ पे माध्यक वर्ग ज्ञात करना, तो इसके लिए हम ज्ञात करेंगे cf। cf कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो बारंबारता दे रखी छात्रों की संख्या, f का मान, इसको देखेंगे। पहला नंबर वैसे वैसे लिखेंगे 4 के 4 ही, फिर इसको हम तिरछा जोड़ेंगे। तो 4 को जोड़ेंगे 28 में, तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये 32 को फिर जोड़ेंगे 42 में, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा। फिर ये जो 76 है इसमें जोड़ेंगे 20, तो ये हो जाएगा 94। ये 94 हो जाएगा, 94 जोड़ेंगे 6, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 100। ये जो लास्ट में 100 आया वो इस f की जोड़ होती है, तो ये सिग्मा f बराबर कितना आएगा, वो 100 हो जाएगा। ये सिग्मा f को हम n से भी लिख सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे करना है n/2, n/2 यानी कि 100/2। यहाँ पे 100 है तो हम n की जगह पे 100 लिखेंगे, तो 100/2 यानी कि कितना आ जाएगा 50। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ये 50, तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है, 50 से ठीक बड़ी 74 है, ये 74 है। तो जिसके संगत वर्ग 74 के संगत वर्ग कितना है, इसके वर्ग है 20 से 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग 20 से 30 है। तो हम यहाँ पे इसको जो हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारा ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30 हो जाएगा। माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। तो यहाँ पे हम इस माध्यक वर्ग के आधार पे जो हमारा सूत्र है उसके मान लिखेंगे। माध्यक का जो सूत्र है वो यहाँ पे लिखेंगे, माध्यक m बराबर l प्लस ये होता है n/2 माइनस cf अपॉन में f और इंटू में h। तो यहाँ पे इनके मान लिख लेते हैं। तो l का मान कितना है, l बराबर ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 20 है, और n/2 ये कितना आएगा, ये भी ऊपर लिखा था हमने 100/2 जो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और CF, तो CF जो लिखते हैं वो इस माध्यक वर्ग से ऊपर की CF लिखते हैं, वो 32 है। और F कितना है, F माध्यक वर्ग की बारंबारता जो F बराबर 42 है। एक इसमें H जो इसका अंतर है वो लिखा जाता है, 20 से 30 इसमें अंतर कितने का, 10 का है। इन सभी के जो मान है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आएगा m बराबर l का मान है इसमें 20 प्लस n/2 का मान है इसमें 50 माइनस CF का मान है 32 और बट्टे में आएगा 42, गुणा में लिखेंगे 10। तो यहाँ पर इन सभी को हल करेंगे। सबसे पहले 20 प्लस वैसे वैसे आएगा, 50 में से हम माइनस करेंगे 32 को, तो यहाँ बचेगा आपके 18 और बट्टे में कितने हैं 42 और इंटू में आ जाएगा 10। तो 18 और 42 को हम काट लेंगे 6 के पार से, 6 के पार से ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा आपके 7 बार। फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको 20 प्लस 3 को गुणा करेंगे 10 से, 3 × 30 और बटे में आएगा 7, तो 7 का भाग दे देंगे, तो 20 प्लस ये 30 में भाग दे दो 7 का, तो 7 × 21 7 × 28, 2 बचेंगे 10 लगाएंगे 20 हो जाएगा। फिर भाग देंगे 7 दूनी 14, तो ये 4.2 हो जाएगा। तो 20 में जब हम जोड़ेंगे 4.2 तो ये हो जाएगा 24.2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको निम्न रैखिक समीकरण को हल करना है। तो ये आलेखी विधि से हल करना है, तो इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इसको केवल हल करना हो तो इसको हम प्रतिस्थापन विलोपन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो x + y = 14 और x - y = 4, इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे जोड़ करेंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण
2 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो ये समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 का मान है x + y = 14, समीकरण 2 है x - y = 4। हल करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, y से y, x और x को जोड़ेंगे तो 2x आएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 18, तो x बराबर आएगा 18/2, बराबर लिखेंगे 9। x का जो मान आया वो किसी भी एक समीकरण में रखेंगे और उसको दूसरे समीकरण से दूसरी जो मान है उसको हल करेंगे, तो x + y बराबर लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 14, x की जगह पे लिखेंगे 9, तो ये 9 + y बराबर 14, तो ये प्लस का y इधर रखेंगे, प्लस के 9 उधर ले जाएंगे, तो 14 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा आपके 5। तो x के इसमें 2 मान, x का मान प्राप्त हुआ इसमें 9 और y का जो मान आया वो इसमें 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √1 - cos a और अपॉन में 1 + cos a बराबर cosec a - cot a। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे LHS, तो LHS ले लेंगे √1 - cos a और बटे में 1 + cos a। हर का परिमेयकरण करेंगे इसमें, तो परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो 1 + cos a है इसका उल्टा लेते हैं, 1 - cos a का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये आएगा 1 - cos a और बटे में आएगा 1 + cos a। ये तो वैसे वैसे लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे 1 - cos a और बटे में 1 - cos a से, इससे इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर तो बन जाएगा स्क्वायर, √1 - cos a का होल स्क्वायर और बटे में आएगा ये a + b और a - b। तो a + b और a - b ये जो होता है ये a² - b² के बराबर होता है। तो a का मान 1 है और b का मान cos है, तो cos² a, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और cos² वो जो a है उसको वैसे वैसे लिखेंगे। ये आएगा आपके √1 - cos a, तो ये जो 1 - cos a है इसको हम वैसे वैसे लिखेंगे 1 - cos a इसका होल स्क्वायर और बटे में 1 - cos² a, इसको हम लिख सकते हैं sin² a। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम a के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो √1 - cos a और बटे में sin a और इसका होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसका जो अंडर रूट है वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 - cos a और बटे में sin a। इसको हम सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, तो ये यहाँ पे साइड में लिखते हैं इसको 1/sin माइनस cos बटे sin। तो 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक a माइनस cos/sin क्या होता है, ये कोट होता है। तो बस ये हमें लाना था, तो ये हमारा RHS है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न बारंबारता बंटन का आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको वापस सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं, इसी सारणी से हम इसमें जो बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे और आगे सवाल को, तो ये सवाल दे रखा है, इसी को हम वापस लिखेंगे। यहाँ पे जो सबसे अधिक बारंबारता है वो लिखेंगे, सबसे जो अधिक बारंबारता है वो 44 है, सबसे अधिक बारंबारता या बड़ी बारंबारता वो कितनी है, 44 है। और 44 के संगत वर्ग कितना है, 44 के संगत वर्ग वो है हमारा 40 से 55, तो यहाँ लिखेंगे हम 40 से 55। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग वो हो जाएगा 40 से 55। अब इसी 40 से 55 बहुलक वर्ग के आधार पे हम इनके सारे मान लिखेंगे। तो पहले हम इसमें जो हमारा बहुलक का सूत्र है वो लिख लेते हैं। तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक ये होता है z बराबर L + f1 - f0 और बट्टे में आएगा 2f1 - f0 - f2 और इनटू में आएगा h। इन सभी के हम यहाँ पे मान लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इसमें L क्या होता है, L बराबर ये 40 हो जाएंगी जो निम्न सीमा होती हैं। तो L बराबर 40, फिर f1, ये जो बहुलक वर्ग है वो हमारा f1 है, इससे पहले f0 होता है, इसके बाद में f2 होता है, तो यहाँ पे f2 आएगा। f1 बराबर 44 है, f2 बराबर है हमारा, या f0 बराबर है इसमें 20 और f2 बराबर आएगा इसमें 26 और h बराबर आएगा इसमें 45। ये 40 और 55 के बीच का जो अंतर है वो 15 है। इन सभी के इसमें मान लिखेंगे तो ये आ जाएगा L का मान कितना आएगा इसमें 40, तो 40 प्लस f1 का मान लिखेंगे इसमें 44 माइनस f0 20 और बट्टे में आएगा 2 × 44 माइनस 20 और माइनस में 26 और गुणा लिखेंगे 15। इन सभी को हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पे 40 प्लस
ये माइनस करेंगे तो बचेगा ऊपर 24 और बटे में 2 को 44 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 88 माइनस ये इनको जोड़ेंगे तो 46 और गुणा करेंगे 15 से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 24 इंटू 15 और बटे में इनको घटा लेंगे तो 8 में से 4 गए तो ये 2 बचेंगे और 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर इसको हल करेंगे तो इसको 8 के पार्ट ये 4 के पार्ट से काट लेते हैं या फिर इसको 6 के पार्ट से ही काट लेते हैं। तो 6 के पार्ट से ये 4 बार कटेगा, 6 चौक 24, ये 4 बार कटेगा और ये 6 के पार्ट से 7 बार कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। 15 को 4 से गुणा करते हैं तो 40 प्लस 15 चौक 60 बटे 7। तो 60 में हम 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 7 8 56। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 तो पॉइंट लगाएंगे 40, 7 पंजे 35, फिर बचेगा 5, 7 7 49। तो इसका जो उत्तर है वो 40 प्लस 8.57 आएगा। तो इनको जोड़ कर लेंगे तो 40 और 8 48.57 इसके फाइनली आंसर होंगे। तो इस प्रकार से जो पूरा जो पेपर है वो सोल्व करना है और इसकी पूरी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ ही इसके जो टेस्ट हैं वो आपको ऐप के ऊपर फ्री में मिलेंगे। इसके लिंक सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, उसका भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना ताकि आप जो सभी प्रकार के जो टेस्ट वगैरह वो दे सके और बोर्ड परीक्षा तक आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।